नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। तो एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के दौरान हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी अथवा मिर्गी के बारे में। एपिलेप्सी अथवा मिर्गी एक काफ़ी आम समस्या है जो कि दौरे वाली परेशानी, जिसको फिट्स या सीजर्स भी कहते हैं, उसे कहा जाता है। एपिलेप्सी आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है और बढ़ती हुई एज ग्रुप के साथ, बढ़ती हुई जीवन शैली के साथ इसका प्रेवलेंस और इंसिडेंस दोनों ही बढ़ता चला जा रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड हम माने तो 1% लोग एपिलेप्सी से ग्रसित है, मतलब हर 100 में से एक बंदा एपिलेप्सी से ग्रसित है। और इंडिया की प्रेवलेंस निकाली जाए तो 5 से 7% लोग, मतलब हर 100 में से 5 लोग एपिलेप्सी से ग्रसित है। एपिलेप्सी जो है एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती है। ब्रॉडली अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो एक जो कॉमन सिम्टम जो एक दौरे का होता है वो होता है कि जैसे हाथ पैरों का टाइट हो जाना, आंखों का ऊपर चढ़ जाना, पेशेंट का बेहोश हो जाना, जीभ का कट जाना या फिर लैट्रिन या पेशाब का कपड़ों में निकल जाना। यह जो होता है इसे फिट कहा जाता है, दौरा कहा जाता है। दौरे के दौरान मरीज बेहोश हो जाता है और दौरे के जस्ट बाद उसे दौरे के दौरान का कोई भी चीज याद नहीं रहती। इसे कहते हैं पोस्ट इक्टल अमनीजिया। तो पोस्ट इक्टल अमनीजिया एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मिर्गी को संकेतित करता है। अब बात करते हैं कि एपिलेप्सी जो है वो बीमारी कहते किसे हैं, दौरा क्या होता है और एपिलेप्सी किसे कहते हैं। तो क्या हर दौरा मिर्गी होता है, हर दौरा एपिलेप्सी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर दौरा एपिलेप्सी नहीं होता। अगर दौरा एक ही बार पड़ जाए तो उसे जस्ट सीजर फिट या दौरा कहते हैं, वो एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी या तो 2 बार या उससे अथवा ज्यादा बार दौरा पड़े, या फिर पेशेंट को एक चांस हो एक बार से ज्यादा दौरा पड़ने का, तो उसे एपिलेप्सी कहते हैं। इसके लिए कुछ सर्टेन टेस्ट कराए जाते हैं जो कि इस चीज को इंगित करते हैं। अब बात करते हैं हम कारणों के बारे में। कारण एजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कारण है मिर्गी के। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें कि जो 5 to 7 एज ग्रुप के नीचे के जो कॉजेज हैं वो बर्थ रिलेटेड कॉजेज हैं, कि बर्थ के दौरान बच्चे को जो है ऑक्सीजन कम मिली, या फिर बर्थ के बाद होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं ब्रेन के अंदर जिनको मेनिंजाइटिस अथवा एन्केफेलाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा जो बच्चे को जो जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं, चाइल्डहुड जेनेटिक एपिलेप्सीज, जैसे कि एब्सेंस एपिलेप्सी हो गई, है ना, ये जो बीमारियां होती हैं, या फिर कुछ सिंड्रोमिक एपिलेप्सीज होती हैं, ये चाइल्डहुड में डेवलप होती हैं। जो चाइल्डहुड से एडोलेसेंट जो एज ग्रुप होती है, जो कि 19-20 साल तक की जो एज ग्रुप होती है, उसमें अलग अलग कॉजेज होते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जिसे हम आम भाषा में पत्ता गोभी का कीड़ा कहते हैं, जो कि एक सही टर्मिनोलॉजी नहीं है। यह कीड़ा पत्ता गोभी से या फिर अनकुक्ड मीट से या फिर गंदे पानी से भी ब्रेन में जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है एपिलेप्सी का इस एज ग्रुप में, जो बचपन से लेके जुवेनाइल जिसे हम कहते हैं 19-18 एज ग्रुप उसके अंदर। अडल्ट ऑनसेट में हेड इंजरीज और ब्रेन ट्यूमर्स एक इंपॉर्टेंट कॉज हैं। एल्डरली पेशेंट्स में स्ट्रोक हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए डिफरेंट तरीके के, ये एपिलेप्सी की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एपिलेप्सी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस तरीके के दौरे और बार बार दौरे होने की बीमारी से ग्रसित है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एपिलेप्सी है और एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको डायग्नोस करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है हिस्ट्री और उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर हमारे किसी व्यक्ति विशेष को बार बार दौरे पड़ने की यह प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये एपिलेप्सी हो सकती है। हमें तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसमें नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जैसे कि EEG और MRI का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आजकल एडवांस हो चुका है। एपिलेप्सी का ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, जो कि इससे जुड़ी एक आजकल कंफ्यूजन है, एक मिथ है, एक लाइलाज बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल मिर्गी का बहुत ही एडवांस और कारगर इलाज उपलब्ध है, जो कि काफी हद तक 70 to 75% केसेस में दवाइयों से ही पॉसिबल है। दवाइयां भी कुछ निश्चित अवधि जैसे 2 से 2.5 साल तक चलती हैं, उसके बाद दवाइयां बंद हो जाती हैं मैक्सिमम लोगों की। कई बार क्या होता है कि मिर्गी का इलाज इनिशिएट करने में ही दिक्कत हो जाती है। लोग बाबा, झाड़ फूक और इसको ऊपरी हवा का चक्कर समझ के डॉक्टर के पास हेल्प सीख ही नहीं करते, इससे कि बीमारी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसका इलाज स्टार्ट करने में डिले हो जाता है और ये रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट भी हो जाती है कि दवाइयां उतना अच्छा काम फिर नहीं करती। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सारे सिम्टम्स और लक्षण जो हमने डिस्कस करे ये एपिलेप्सी हो सकती है और इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अलग अलग तरीके की एपिलेप्सीज होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनका किस किस तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू।